के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुस्कान और इसे कहते हैं मुस्कान और मकाम दोनों को एक साथ जीने वाले प्रोफेसर दिनेश खट्टर जी, गति प्रगति और उन्नति ही जीवन का ध्येय हो, वैसे मेरे परम मित्र प्रोफेसर केपी सिंह जी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुधाकर पाठक जी, उपस्थित दिग्गजनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप जानते हैं शिक्षक मास्टर को ये काम ये होता है ना कि 1 घंटा से कम में उसको संतोष नहीं होता, और मुझे कहा गया कि बहुत कम समय में अपनी बातें रखनी है, तो मैं कोई बात नहीं रखूंगा, सिर्फ बात करूंगा। आज आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और प्रश्नों के उत्तर चाहूंगा, और उन प्रश्नों पर चाहूंगा कि आप विचार भी करें। अभी प्रोफेसर खट्टर जी बार बार कह रहे थे कि गिनती, संख्या, हम अपनी भाषा में गिनती करना भी भूल गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी में गिनती करते हैं आजकल, खासतौर से जो अंग्रेजी ना लोग हैं। एक शब्द है हमारे पास अंग्रेजी का, जो 1000 के बाद क्या शब्द होता है, बड़ा टर्म जो है अंग्रेजी का है, बड़ा नंबर 1000 के बाद मिलियन। मिलियन के लिए, मिलियन के बाद क्या है? बिलियन। बिलियन के बाद क्या है? ट्रिलियन के बाद क्या है? हम लोगों को जानना चाहिए कि बिलियन के लिए शब्द जो हमारे हिंदी में है वो है अरब। ट्रिलियन के लिए हमारे पास शब्द है वो है खरब। ट्रिलियन में अंग्रेजी स्टॉप्स। ट्रिलियन के बाद यानी खरब के बाद हमारे पास क्या है? नील है। नील के बाद क्या है हमारे पास? पद्म है। पद्म के बाद क्या है हमारे पास? शंख है। शंख के बाद हमारे पास, उसके बाद संख्या आप चुप जान रखती है, 0 इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप जान नहीं पाते। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रोज हम लोग समय की बात करते हैं, बार बार समय की बातें होती है, समय से संवाद होता है। समय के लिए जो सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी में क्या है? सेकंड है। आपको पता है कि सेकंड से भी छोटा एक शब्द होता है जो हमारे हिंदी में है, वो क्या है? क्षण है। ये 5/8, 5/8 सेकंड का हिस्सा होता है। क्षण से भी छोटी एक इकाई है, वो है निमेष। निमेष से भी छोटी एक इकाई है, वो है लावा। लावा से भी छोटी इकाई है, वो है वेद। वेद से भी छोटी इकाई है त्रुटि। त्रुटि से भी छोटी इकाई है त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु से भी छोटी इकाई है ब्रह्मांडीय। इस शब्द में क्यों आपको बताना चाहता हूं? इसका उत्तर देने के पहले मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। आप सेकंड के वर्क करोगे तो मिली सेकंड, उसका नैनो सेकंड। आपके पास स्वतंत्र शब्द नहीं है। अगर स्वतंत्र शब्द नहीं है तो इसके पीछे पीछे पूरा एक विचार होता है, विचार सरणी होती है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसके पहले एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, दूसरा प्रश्न। ये बताइए कि आप में से कोई दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गया है? कई लोगों ने देखा होगा ना कुतुब मीनार, काफी लोगों ने देखा होगा। मैं खासतौर से युवाओं से मेरे प्रश्न है, क्योंकि हम लोग तो एक तरह से गुजरा जमाना ना भी हो तो एक अस्ताचल की ओर हम लोग हैं। युवाओं में बहुत संभावना है, और मातृभाषा दिवस महोत्सव हम मना रहे हैं तो इन्हीं युवाओं को ध्यान में रखकर हम मना रहे हैं, और हमें मनाना भी चाहिए। तो मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कुतुब मीनार कभी गए होंगे तो वहां पर बगल में एक छोटा सा स्तंभ भी है, मेटालिक पिलर है, धातु का स्तंभ है। ये स्तंभ माना जाता है कि कम से कम 2-2.5 हजार साल पुराना है। आंधी, पानी, धूप, बरसात, ठंड में ये स्तंभ खुले आसमान के नीचे है। आप संभवतः संसार में कोई ऐसी धातु की वस्तु नहीं है जो खुले आसमान के नीचे इतनी पुरानी हो और सही सलामत हो। नष्ट हो चुके होते हैं। धातु का जो बना हुआ, इसको अंग्रेजी में अगर हिंदी में कहें, जो विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है वो है धातु मेटलर्जी, धातु विज्ञान।
अंग्रेजी आने के पहले जिसकी रोज रोज हम वकालत करते हैं, पानी पी पी कर उसकी वकालत करते हैं, क्या आज से 2-2,500 साल पहले 1835 के पहले जब मैकाले मिनट आया था, कोई विज्ञान था इस देश में? ये धातु मेटलर्जी विज्ञान है, केमिस्ट्री का पार्ट है। मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, प्राचीन काल में बहुत सारी मूर्तियों को आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, कहा जाता है कि अर्बन प्लानिंग आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो रही है, आज भी देश के बहुत सारे हिस्सों में हमारे नहीं है। ये क्या दिखाता है? बहुत सारे जो हमारे स्थापत्य के कलाएं हैं, मंदिर हैं, प्राचीन काल के मंदिर देखिए, चाहे भीलवाड़ा चले जाइए या फिर आप कहीं और भी चले जाइए, दक्षिण के मंदिर देखिए, वो क्या है सर? वो स्थापत्य कला या वास्तु कला, जिसे आर्किटेक्चर आप कहते हैं, ये सारी चीजें अगर हो रही थी इस देश में, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक पूरी विचार सरणी थी, और यह चीजें हो रही तो कोई ना कोई ज्ञान का एक प्रवाह था। और ज्ञान का प्रवाह जाहिर है किस भाषा में था? 1835 के बाद वाली भाषा में था, या 1835 के पहले भी कोई भाषा रही होगी जिसमें था? अब यहीं से दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। जो मैकाले मिनट था, इसमें जो पूरा आज के हमारा विषय है कि मातृभाषा एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसी से जो मैंने दो उदाहरण दिए, दो सरणियां निकलती हैं, दो वैचारिक एक बिंदु निकल के आते हैं। पहला क्या मातृभाषाएं अर्थात भारत के संदर्भ में भारतीय भाषाएं अंग्रेजी से कमतर है? इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। जब जिन बातों के बारे में आपको बता रहा हूं, आज भी अंग्रेजी के पास उसके लिए शब्द नहीं है। आपको याद रखिए, कोई शब्द आता है, शब्द अपने आप हवा में नहीं आता। शब्द हमेशा किसी विचार, किसी संकल्पना के माध्यम से जन्म लेता है। आज से 50 साल पहले कंप्यूटर नाम का कोई शब्द नहीं था। 50 साल पहले कंप्यूटर नाम का कोई शब्द नहीं था आपके पास। आज से 30 साल पहले इंटरनेट नाम का कोई शब्द नहीं था आपके पास। संकल्पना कोई आती है तो उसका जरूर एक ठोस आधार होता है। यह बात दिखाती है कि विज्ञान के अर्थ में सेकंड्स की जो प्रणाली है, कितनी उन्नत प्रणाली हमारी हुआ करती थी। वही बात मैंने आपको जो समय के संदर्भ में कहा, वही बात संदर्भ मैंने संख्याओं के बारे में कहा। तो अंग्रेजी राज के पहले भी क्या ज्ञान विज्ञान आपका उन्नत था? उन्नत था, आप जानते हैं। बल्कि अंग्रेजी राज में उस समय तो बहुत पिछड़े थे। उस समय, उस तत्कालीन समय में देखें, प्राचीन सभ्यताओं का समय देखें आप, तो उस समय जब पूरी दुनिया जंगलों में विचर रही थी, तब हम उन्नत सभ्यताओं के शिखर में कहलाते थे। बात मैं आपको लाना चाहता हूँ, कैसे कोई सभ्यता ज्ञान विज्ञान से संपन्न होती है। ज्ञान विज्ञान हमेशा भाषा के संदर्भ में आती है। भाषा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान अभिव्यक्त होता है। उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और फिर अगली पीढ़ी को संचरित करते हैं। अर्थात मातृभाषा, भारतीय भाषा, जिसमें तिरुवल्लुवर हो गए हैं, जिसमें आदि शंकराचार्य हो गए हैं, जिसमें कालिदास हो गए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं। आज भी सांची का स्तूप सम्राट अशोक का देख कर आइए आप। ये किसने बनवाया था? क्या कोई ऐसी ज्ञान था और उस ज्ञान के पीछे कोई ऐसी भाषा थी? अर्थात भाषा कभी ज्ञान का मोहताज नहीं होती। आपकी भाषाएं ज्ञान से उतनी ही संपन्न थी। और इसीलिए महात्मा गांधी जब देश आजाद हो रहा था, स्वाधीनता के प्रश्न क्या थे हमारे? स्वाधीनता या स्वतंत्रता के स्वाधीनता आंदोलन के प्रश्न थे। उसमें स्वराज के साथ, स्वराज और स्वदेशी के साथ साथ स्वभाषा का भी प्रश्न था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं तानाशाह होता, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हम बार बार दोहराते हैं, अगर मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषाओं में शिक्षा देना बंद करा देता। जो शिक्षक आनाकानी करते मैं उनको बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयारी करने का इंतजार नहीं करता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी के जो स्वप्न थे, बहुत सारे स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों के स्वप्न थे, चाहे महात्मा गांधी हो, टैगोर हो, सुभाष हो, तिलक हो, वो स्वप्न हमारे आज भी स्वप्न है, जिसकी ओर आदरणीय सुधाकर जी इशारा कर रहे थे। एक और बात इसी से जुड़ी हुई है।
जो मैंने कहा कि अपनी भारतीय भाषाएं हैं, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा आपके साथ। अभी मैंने तिरुवल्लुवर की चर्चा की थी, तो और उदाहरण, एक दो प्रश्न पूछूंगा। अगस्त मुनि का नाम किसने सुना है या कितने लोगों ने सुना है? काफी लोग जानते हैं भाई, युवाओं से खासतौर से, हमारे प्रबुद्ध शिक्षक सब लोग जानते हैं, युवाओं से खासतौर से उठाते हैं। अब जानते हैं अगस्त मुनि कहाँ के रहने वाले थे? माना जाता है कि वो काशी के रहने वाले थे। और उनकी कर्मस्थली कहाँ थी? वह कर्मस्थली थी, आज अगस्त मुनि को दक्षिण के लोग अगतियार के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु उनकी कर्मस्थली थी। काशी से चला हुआ एक बच्चा या एक युवक जब तमिलनाडु में प्रवेश करता है, तमिलनाडु को कर्म क्षेत्र बनाता है, तो उसको भाषा को लेकर आपस में कोई समस्या नहीं हो रही थी। एक दूसरा उदाहरण, आदि शंकराचार्य, अगस्त मुनि का समय करीब करीब 3000 BC माना जाता है। ठीक कालखंड की गणना हम नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है 5000 साल पुराना, हो सकता है 10,000 साल पुराना हो, क्योंकि कार्बन डेटिंग मेथोडोलॉजी से बहुत सारी चीजों की गणना अभी भी हम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे हमने साक्ष्य बचाए ही नहीं, बच नहीं पाए। बहुत सारे कारण थे, क्योंकि भारतीय जो मानस है, भारतीय मानस जो है ना, वो व्यक्ति सापेक्ष है ही नहीं। वो तो समष्टि की चिंता करता है, जगत कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इसीलिए ऋग्वेद के रचनाकार के नाम हम जानते हैं। किसी का चित्र देखा आपने? या ऋग्वेद तो छोड़िए, बाद के संदर्भों की बात करें आप, ऐसी परंपरा थी ही नहीं अपनी, व्यक्ति सापेक्ष परंपरा, यानी जो इंडिविजुअलिज्म पश्चिम की जो धारणा है, वह इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिगता तो अपने देश में रही नहीं। हमेशा हम समाज की बात करते रहे हैं, ब्रह्मांड की बात करते रहे, समस्त विश्व की बात करते रहे, यही हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो बात मैं कर रहा था अगस्त मुनि की, क्योंकि समय रहा हो 3000 साल पुराना, 5000 साल पुराना। थोड़ा इधर आइए, आदि शंकराचार्य केरल से चलते हैं और मंडल विश्व को जाकर मिथिला में पराजित करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रहती होगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन तो छोड़िए, आप जंगल से कैसे गुजरते हुए चले होंगे, कोई भाषाई उनको कठिनाई नहीं आई होगी, तभी उन्होंने देश के चारों हिस्सों में 4 धाम स्थापित कर दिए, पुरी से लेकर जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारकापुरी और बद्रीनाथ। क्या कोई भाषाई ऐसा तनाव संघर्ष हुआ था जो आज लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स के संदर्भ में चीजें हो रही है इस देश में? और यहीं पर आपके जो शीर्षक है विषय आज का, मातृभाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत तो हमेशा से एक रहा है। ये जरूर है कि पॉलिटिकल जो नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल यूनिटी एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष के समय हमारे यहाँ शुरू होती है। हालांकि पहले भी कई बार प्रयास हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या सम्राट अशोक के समय में या समुद्रगुप्त के समय में, लेकिन राजनीतिक रूप से हम चाहे एक ना रहे हो, एक भारत ना रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह भारत हमेशा एक रहा है, जिसके उदाहरण मैंने आपको तिरुवल्लुवर से लेकर महर्षि अगस्त से लेकर और फिर आपको आदि शंकराचार्य इसका बहुत बड़े अच्छे दृष्टांत है। तो ये एक भारत जो भाषाई रूप से भी हम देख रहे हैं, ये तो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था, जहां पर आपको भाषा के संदर्भ में पहली बार इस भाषाई संघर्ष इस देश में औपनिवेशिक दौर में शुरू हुए थे, जब भाषा के नाम पर राजनीति शुरू हुई और फिर अलग अलग चाहे भाषा के नाम पर जो भी विवाद संघर्ष है, उसका इतिहास हम जानते हैं। हमारे देश की मातृभाषाएं पश्चिम की तरह से वैसे देश हमारे नहीं है, जहाँ का नेशनलिज्म एक दूसरे किस्म का नेशनलिज्म है, तो प्योरली पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, जिसके आधार भाषा भी रहा था। भाषा हमारे यहाँ राजनीति का, हमारे यहाँ राज सत्ता का और राष्ट्र का आधार कभी नहीं रहा था। हमारे यहाँ आधार रहा तो संस्कृति रही थी, वही संस्कृति जिसपे भाषा अभिव्यक्त भी होती है और जो भाषा को भी अभिव्यक्त करती है। तो मित्रों, बातें बहुत सारी हैं, मैं 2 बातें करके अपनी बातें खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है समय का अभाव है और प्राचार्य जी बार बार मुझे देख रहे हैं, प्रोफेसर केपी सिन्हा जी को अतिथि भी देख रहे हैं कि उनको भी कहीं जाना है। कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दायित्व है। मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भाषाओं को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, अध्याय 22। अध्याय 22 भाषाओं से ही संबंधित है। अध्याय 4 में थोड़ा सा स्कूली शिक्षा के बारे में बातचीत है, कुछ चर्चाएं हैं, कुछ स्थापनाएं हैं, कुछ संकल्प और अनुशंसाएं भी हैं।
22 से और विस्तार से लेकर यहाँ पर न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन या शिक्षा, और उसके उपरांत और भी भाषा को लेकर सरकार क्या करेगी। सरकार तो जो करना हो करेगी, हम क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न हम युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे सामने भी प्रश्न है, क्या हम कुछ संकल्प आज ले सकते हैं। बातें बहुत सारी, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। 2-3 संकल्प हम युवा क्या ले सकते हैं, जो मैं अक्सर पूछता हूँ और दोहराता हूँ अपने बातों में जब भाषा के संबंध में बात करता हूँ। क्या हम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों से बच सकते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा सुधाकर जी ने समाचार पत्रों की जो कुछ उदाहरण थे उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बोलचाल की भाषा में मतलब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए आपके पास शब्द, आसान से शब्द हैं, जो एक अनपढ़ आदमी से लेकर एक मंत्री से संतरी और अब तमिलनाडु और कर्नाटक से और आंध्र तेलंगाना से लेकर बंगाल तक के लोग बोलते हैं उन भाषाओं की। मैं हिंदी की ही बात करूँ या अपनी भाषाओं की बात करूँ। आप कहते हैं मैं जा रहा था बट मैं जा नहीं पाया। अरे बट बोल देने से कौन से बहुत बड़े अंग्रेज हो गए और अंग्रेजीदा हो गए। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आपको बताना चाहता हूँ अंग्रेजी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। मैं 1 घंटा अंग्रेजी में, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, पढ़ना लिखना भी आता है। लेकिन भारतीय भाषाओं के मूल्य पर अंग्रेजी की वकालत मैं नहीं करता हूँ, अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। अंग्रेजी एक मानसिकता के तो घोर विरोधी हूँ। उस मानसिकता का मैं विरोधी हूँ जिसने इस देश को मातृभाषाओं से वंचित कर दिया। तो मित्रों, एक संकल्प ले कि हम बोलचाल में कम से कम समान रूप से बातें करते हैं, अंग्रेजी के उन शब्दों से बचे जिसके लिए बोलचाल में आसान से शब्द है लेकिन है ना। और एंड क्यों आप एंड करते हैं। वाटर लेकर आओ, वाटर, वहां का वाटर ठंडा थोड़ा है। अरे पानी तो हर भाषा का अपना महत्व होता है। किसी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं अंग्रेजी का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन या किसी भी भाषा का अपमान नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं की जो शक्ति है, क्योंकि भारत को अगर श्रेष्ठ होना है तो अपनी भाषा में होना है। इस बात को हमें समझ लेना है। तो एक संकल्प मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम अपनी भाषा के बोलचाल की भाषा में आप कम से कम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें। अब कंप्यूटर के लिए और माउस के लिए चूहा मैं नहीं कहूँगा चूहा ले आओ, वो तो ठीक है, जो शब्दावली बाहर से आई हुई कर सकती है। दूसरा मैं संकल्प चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी घटना घट रही है आजकल। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग, हम लोग इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया में एक बात आपने देखी होगी कि अब हम जो मैसेजिंग करते हैं ना, टेक्स्ट भेजते हैं या संदेश भेजते हैं, संदेश की आप भाषा तो चलिए जो भी अपनी भाषा में, अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं या तमिलनाडु के हैं या बंगाल या पंजाब कर्नाटक के हैं, तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से तो अभी तक अपनी भाषा में जरूर बोलते हैं, लेकिन जैसा कि सुधाकर जी ने कहा कि अपनी लिपि में भी लिखना हमने छोड़ दिया है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी महान सभ्यता थी, उसके लिपि चिन्ह हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उस लिपि को पढ़ने वाला कोई बचा नहीं है। उस भाषा को हम समझ नहीं सकते, क्या ज्ञान विज्ञान था उसे हम नहीं जानते। लिपि मरी तो पूरी की पूरी वो भाषा मर गई, भाषा मरी तो संस्कृति को नहीं जान पाए, उस ज्ञान विज्ञान को नहीं जान पाए। आज अपनी भाषा की लिपि आप छोड़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आप बहुत सारे अक्षरों से, वर्णों से वंचित हो जाएंगे, लेटर्स, अल्फाबेट्स। आप हिंदी के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमिल में, बांग्ला में, कन्नड़ में, हर तेलुगु में भी ऐसी बहुत सारे हमारे ऐसे अक्षर होते हैं जो दूसरी भाषा में नहीं हो सकते हैं। मंदारिन भाषा के बहुत सारे वर्ड, ध्वनियां हम नहीं बोल सकते, हम बोल ही नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। हिंदी भाषा की बहुत सारी ध्वनियां अंग्रेजी में नहीं है। क्यों? अक्षर के लिए कोई शब्द ही नहीं, अक्षर लेटर ही नहीं उनके पास है, श के लिए नहीं है, त्रा के लिए नहीं है। आप आज दिखना छोड़ दिया। और पंचमाक्षर जो है, क से लेकर, जो पंचमाक्षर यानी क की अंगा या उआ कहते हैं, या कहते हैं, ण और न, म इत्यादि, म न तो है वहां पर, पंचमाक्षर भी वहां पर है। धीरे धीरे ये वर्ण बढ़ेंगे तो आज से याद करिए, कहीं ऐसा ना हो कि 50-100 साल के बाद आपकी भाषा को पढ़ने वाले लोग न रह जाएं, प्राचीन ग्रंथों के पढ़ने वाले लोग न रह जाएं।
और ये बहुत बड़ा संकट है। और याद रखिए, भाषा से भाषा नहीं होती। मैं अपनी बात एक अश्वेत चिंतन के एक उक्ति से खत्म करना चाहता हूं। मार्क्स गांधी ने कहा था, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय और देश जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से कट जाता है, वह उस कटे हुए पेड़ के समान होता है, इसका कोई भविष्य नहीं होता। हमें वह कटा हुआ पेड़ नहीं होना है, उस भाषा से अपनी जीवनी शक्ति को ग्रहण करना है, उस प्राचीन धातु से अपनी जीवनी शक्ति को ग्रहण करना है जो हमारी मातृभाषाओं में है। उन्नति का द्वार, आगे का द्वार इसे को छोड़कर नहीं होता, खासतौर से भाषा और संस्कृति के माध्यम से। और उस भाषा और संस्कृति को अपनाकर ही जो आज प्रधानमंत्री जगत गुरु भारत की जो संकल्पना दोहराते हैं या आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दोहराते हैं, उस मातृभाषाओं के द्वार से ही गुजरेगा। और अपनी बात में एक कविता से खत्म करूंगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां, कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं, कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। ये मैं अपनी भारतीय भाषाओं के बारे में बात कर रहा हूं। और हर द्वार से, हर दीवार में एक द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। और जिस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्पना है, इसी द्वार से गुजरेगा, मातृभाषाओं के द्वार से गुजरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य सर का उद्बोधन रहा प्रोफेसर निरंजन सर का। और सर ने वैदिक गणित की बात कही और भाषा के प्रति हमें सजग होना चाहिए। और बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी व्यापकताएं हैं सर के वक्तव्य में। बहुत अच्छी बातें मैं नहीं कहूँगा। सर का एक बार जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करें।